नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में सीएम पद पर मोहन यादव की ताजपोशी की। हालांकि हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं मोहन यादव का वैसे तो उत्तर प्रदेश से कोई सरोकार राजनीतिक तौर पर नहीं है, लेकिन फिर भी मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके हिंदी पट्टी में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, एक बड़ा दांव खेल दिया है। खास तौर से अगर यूपी और बिहार की बात करें, जब मुख्यमंत्री पद के लिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया, तो उसकी खुशी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर तक जाहिर की गई। उनके नाम का ऐलान होते ही लखनऊ के करीबी जिले सुल्तानपुर में आतिशबाजी हुई, वहां पर मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने खुशियां मनाई। उस वक्त लोगों को यह मालूम पड़ा कि दरअसल मोहन यादव जी की ससुराल वो सुल्तानपुर जिले की है, यानी उत्तर प्रदेश से एक कनेक्ट उनका है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी के बाद यह माना जा रहा है कि हिंदी पट्टी और खास तौर से उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयास किया है उसको अपनी तरफ खींचने का, अपनी तरफ आकर्षित करने का। ये माना जाता रहा पारंपरिक तौर पर कि ओबीसी वर्ग की तमाम जातियां जो एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती चली गई, लेकिन यादव वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो अभी भी सैफई कुनबे यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ इंटैक्ट है। उसमें बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की गुंजाइश नहीं रही। उत्तर प्रदेश में जो यादव मतदाता हैं उनकी उनकी कुल हिस्सेदारी करीब करीब 9% से 10% के बीच में मानी जाती है। हालांकि कोई बहुत अधिकृत आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इतना आबादी उनकी है, यानी ये जो मत प्रतिशत है ये सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के खाते में जाता है। करीब उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहां पर इन वोटर्स की संख्या यानी यादव वोटर्स की संख्या करीब 20% तक भी है, और ऐसे में इन जिलों में आमतौर पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता है। हम लोग चुनाव के दौरान देखते भी हैं। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद अब मोहन यादव की ताजपोशी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने बेहद सदे हुए कदमों से समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के वोट बैंक पर एक बड़ी चोट पहुंचाने का प्रयास किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को चेहरा बना करके आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरी जो हिंदी पट्टी जहां पर यादव मतदाता हैं, क्या उनके उनको रिझाने का प्रयास करेगी उनके सहारे? और क्या ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव बिरादरी के एक शख्स को, एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया? तो इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? उत्तर प्रदेश की सियासत को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे प्रभावित कर सकते हैं? उनके चेहरे का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? आज इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ओपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। आपका स्वागत है। मनोज यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा कासिम साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो भी चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं, और आलोक पांडे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ओपी सिंह साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। आज मध्य प्रदेश में तमाम नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बहुत अप्रत्याशित तौर पर किसी ने सोचा भी नहीं था, और मोहन यादव जी को आपने वहां मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद से आप देख रहे जितने भी राजनीतिक हलकों में जो जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि मोहन यादव के जरिए उत्तर प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी को और बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी को, लालू यादव की पार्टी को एक बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हमारा संदर्भ आज उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में इसको किस नजरिए से देखा जाए, क्या आपकी रणनीति है? महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी जिसका स्वभाव ही है और जिसके बारे में कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये प्रत्येक चुनाव में आपने मानस जी देखा भी होगा कि जहां तक दूसरी पार्टियां जातिवाद की बात, तुष्टिकरण की बात और नारे भी लगाते, बाकायदे खुल के
नारे लगाते हैं, एमवाई का नारा उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने 2022 में देखा कि किस प्रकार से जोर शोर से एमवाई का नारा लगा, हालांकि वो नारा फेल हो गया, और जितने भी जाति संगठनों ने नारा लगाने का प्रयास किया फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने पार्टी के आम कार्यकर्ता को, उस कार्यकर्ता को जो पिछली सीट पर बैठा हुआ आम कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वह राष्ट्रपति की कुर्सी पर और देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने और बैठाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी करती। आप देखिए ना, 3 राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है, इंडिया गठबंधन को भी अगर मान लिया जाए, हालांकि इंडिया गठबंधन कहीं है वो नहीं, यह केवल आपके डिबेट पर इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ता है, फिर भी इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णु देव जी का जो चयन हुआ और मध्य प्रदेश में मोहन यादव का हुआ, मेरा ये मानना है कि बहुत से इस प्रदेश में, इस देश के अंदर विभिन्न जातियों के लोग मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर हुए, लेकिन उसमें गौर करने की बात है। उत्तर प्रदेश में एक कद्दावर नेता हुआ करते थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनकी 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 भी उत्तर प्रदेश में काफी साख थी, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री कौन हुआ? अखिलेश यादव। आप बिहार में देखिए, नेता वहां के मुख्यमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव वहां के मुख्यमंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हुए। तो ये भी एक चीज देखा। और एक पार्टी कांग्रेस है, वहां देखिए तो श्रृंखला है परिवारवाद की, पहले परनाना, फिर दादा, फिर जो है नानी, फिर दादी, फिर जो है, मतलब एक श्रृंखला चली आ रही। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि आम कार्यकर्ता हो सकता। दूसरी बात मैं कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, इस चुनाव में एक बड़ा नारा चला, वो मौसमी चुनाव आया ना आपका मध्य प्रदेश का, सोचा कि इस नारे के माध्यम से पूरे देश में हम एक जो है मैसेज दें कि ओबीसी हमारे साथ, हम ओबीसी के साथ, और जाति जनगणना की बात किया। ये जाति जनगणना की बात करते हैं और हम जाति समीकरण की बात करते हैं। आप केवल जनगणना की बात करते हो। अगर होता तो 2% के वोट वाले बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री आज ना होते, तब तो वहां भी मांग होनी चाहिए कि अरे भाई इतने प्रतिशत, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो वहां भी उनको मांग करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस से 2 ओबीसी मुख्यमंत्री लड़े, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दोनों हार गए। भारतीय जनता पार्टी से 1 ओबीसी मुख्यमंत्री लड़ा, शिवराज सिंह चौहान जीत गया। दूसरी बात, 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ और 4 मुख्यमंत्री हार गए, केवल 1 मुख्यमंत्री जीता ओबीसी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी जीते। मेरा कहने का मतलब इनके लिए आश्चर्य हो सकता। दूसरी बात यह है मानस जी कि ये तो डिबेट का विषय है कि वो यादव इनके साथ मुसलमान, अरे लगा तो था एमवाई का नारा, और उस समीकरण को देखिए तो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जीतना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो यादव और मुसलमान मिला दीजिए तो करीब 53-54% होते हैं। आपके रामपुर में 51% लोकसभा में होते हैं, स्वार में 53% होते हैं जिनका ये नारा देते हैं। तो ये नारा भगवान इनको मुबारक समझे। हमारी पार्टी जो है आम आदमी की पार्टी है, न जाति की, न पाति की, न उत्तर। अभी देखा परसों बसपा जिसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, किसको उत्तराधिकारी घोषित किया? आकाश आनंद को, आनंद आकाश को। कौन है उनके भतीजे हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये तिलमिला जाते, कहते अरे आपके पार्टी में भी है, क्योंकि आपके पार्टी में भी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। कहाँ है भैया, कौन है? कहीं है? लेकिन ये एक आईना है, ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आम कार्यकर्ता को ऊंची सी कुर्सी पर बैठा सकता है, और वहां जाति भेदभाव का कोई भी मायने नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं रखता जाति भेदभाव।
और जी इनके यहाँ क्या है, बिहार देखिए, उत्तर में सब जगह देखिए, सबके उत्तराधिकारी बैठे हुए हैं कुर्सी पर पहले से। अरे भाई, कोई विदेश से पढ़ के आ रहा है, राजनीति का एबीसीडी नहीं जान रहा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बैठ जा रहा है। इसलिए बैठ जा रहा है कि वो उसको जो है सियासत में जो है विरासत में कुर्सी मिली है। तो इस पर लगाम लगाया और धीरे धीरे इस देश के अंदर जातीय आधार पर राजनीति करने वालों का सफाया हो रहा है। और आपने 3 प्रदेशों में देखा किस प्रकार से आपके डिबेट पर, चैनल पर लोग कहते थे, अपनी बात नहीं करते थे। जो मध्य प्रदेश में 70-72 सीटों पर ओबीसी क्षेत्र में लड़ने गए थे, किसी की जमानत बची नहीं, न बसपा की जमानत बची, न सपा की जमानत बची, न आम आदमी पार्टी की जमानत, किसी की जमानत नहीं बची जीतने की बात। तब भी इनके पास एक इनके पास तर्कस में तीर था। कहते थे इंडिया गठबंधन, तीनों प्रदेशों में कांग्रेस की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी और ये 2024 का आईना होगा। अब कहते नहीं 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 नहीं, ये चुनाव 2024 का फाइनल नहीं, हम 2024 की बात किए थे, अब हम 2024 में एक साथ जाति लेकर के, समीकरण को लेकर के, भ्रष्टाचारी समीकरण को लेकर के, परिवारवादी समीकरण को लेकर के हम मैदान में आएंगे। आइए, आपका स्वागत। चलिए ठीक है, मनोज यादव की बात करते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में तो देखा कि आपने, मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस को लगातार कोसती रही समाजवादी पार्टी, उसका भी नुकसान। लेकिन मनोज यादव जी, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देख रहे होंगे तमाम एडिटोरियल्स भी, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो तमाम जो विचारक हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो इस बात को मानते हैं कि मोहन यादव जी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में हिंदी पट्टी, खासतौर पर यूपी बिहार में जबरदस्त तरीके से करने जा रही है। बिल्कुल, सबसे पहले राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। बीजेपी को अच्छा दिया, कॉम्बिनेशन अच्छा दिया। शर्मा जी बन गए, वहां यादव जी बन गए, वहां साहू साहब बन गए, अच्छा किया। लेकिन बीजेपी बड़ी थाली बजाती नजर आ रही है, इस पे ढोल ताली नगाड़ा कि बीजेपी, पता नहीं इनके रणनीतिकार, और आज सुबह से टीवी पे चर्चा यही है। लेकिन मैं थोड़ा सा राजनीति को समझता भी दूसरे ढंग से और उस पर अटैक भी दूसरे ढंग से करता हूं। इस देश को हिंदुत्व की परिभाषा बताने वाली बीजेपी को हम बैकवर्ड दलितों की पॉलिटिक्स पे खींच लाए, और खींच के इस कदर लेके आए कि जो हमारा जाति जनगणना की मांग है, और उसमें एक आंकड़ा निकल के आया। मतलब जादू देखिए श्रीवास्तव जी, मानस जी, जब 14.26% आबादी वाला बिहार का आंकड़ा सामने आया, तब बीजेपी को एहसास हुआ, अरे हम तो अनर्गल प्रलाप करा करते थे यादवों पे, ये तो पूरी टोटल आबादी का 14.26% है बिहार में, अभी उत्तर प्रदेश का बाकी है, इसी तरह देश का भी होगा। तो हमने बीजेपी को मजबूर किया कि आप उनको भी अब रिप्रेजेंटेशन दोगे जिनको नहीं दे रहे थे, एक बात। और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस इस बात से बिल्कुल चिंतित नहीं है, ना उत्तर प्रदेश की गणित से, ना बिहार की, ना मध्य प्रदेश की, ना राजस्थान की। हाँ, कांग्रेस को कम बेसी ये सोचना पड़ेगा कि बैकवर्ड को किस तरह से, छत्तीसगढ़ में दे दिया था, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में बैकवर्ड का अगर नेतृत्व कांग्रेस करती किसी अच्छे लीडर के साथ, तो शायद बीजेपी को दिक्कत महसूस होती। बाकी वो रिवाज है ही, राजस्थान का 5 साल इनका, 5 साल उनका। लेकिन मैं मानस जी इस बात को स्पष्ट कर दूं बीजेपी को, आप हमारी पिच पे आए, जो हिंदू हिंदू का राग अलापते थे, अब यादव का, साहू का, शर्मा जी का, वर्मा जी का, कुशवाहा जी का, पटेल जी का, राजभर जी का, नहीं है, साय है। सुधार लो यार, सुधार लो। हाँ नहीं, हमको मालूम है। हाँ, साय नहीं, वो साहू भी लिखा जाता है, हमने नहीं पढ़ा है। हमारे घर में हमारे पिताजी ने चिट्ठी लिख के हमको नहीं दी थी साहू वाली। अरे सुन लो, अरे देखिए, आप बीच में क्यों आप ज्ञानी बन रहे हैं? हमने भी न्यूज चैनल पे ही पढ़ा है यार। साहू कहीं शब्द का इस्तेमाल मानस जी प्लीज, कह रहे कि साय है, साहू नहीं साय है, वो बता रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं साय है। मैंने साहू भी पढ़ा है न्यूज चैनल पे, इसलिए मैंने कहा
इसलिए मैंने कहा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप ओपी सिंह जी इतना परेशान मत होइए, हम धन्यवाद देंगे। अरे आप बोलो बोलो बोलो, हम क्यों परेशान हैं, आप बोलो। हो गया आपका। हम धन्यवाद देंगे बीजेपी को कि बीजेपी कम से कम इंडिया अलायंस के मुद्दों पे राजनीति करने आ रही है। अगर इंडिया अलायंस के मुद्दों पे इस देश में राजनीति होगी तो मानस जी, इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो यही चाहते हैं ना, बीजेपी रहे तो बीजेपी के। लेकिन यहाँ पे एक बात का और उस भाषा का मैं थोड़ा सा खंडन करना चाहूंगा बीजेपी की, कि बीजेपी इस वक्त मतलब वो एक भगवान वाली स्थिति में अपने आप को बना रही कि हम बैकवर्ड्स को ये दे रहे हैं। माफ करिएगा ओपी सिंह साहब जी और नरेंद्र मोदी जी भी, ये जाति जनगणना का ही कमाल है कि आप दे नहीं रहे हैं, आपकी मजबूरी हो गई है। जब 63% बैकवर्ड बिहार में काउंटिंग में आया तो आपकी भी यही मजबूरी, और हम चाहते भी यही है पूरे देश में जाति जनगणना हो और जो जिसकी आबादी है उसके हिसाब से उसका अधिकार मिले, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे जो उस पे। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी नहीं कि बैकवर्ड ही बना रहेगा हमेशा। अगर सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, और भी लोगों को मौका मिलेगा, दलितों को भी मिलेगा, अगड़ों को भी मिलेगा, तमाम सारे स्टेटों में मुसलमानों को भी मिलेगा, देश में भी हो सकता है मुसलमानों को मिले, ये भी बिल्कुल क्लियर कट है। तमाम राष्ट्रपति पदों पे भी मुस्लिम समाज रहा है। तो जब जाति जनगणना हो जाएगी तो किसी की खैरात नहीं चाहिए इस देश के नागरिकों को, उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक वैसे होगा जैसे हम चाहते हैं। और हमें बड़ी खुशी है, धन्यवाद है बीजेपी का कि बीजेपी हिंदुत्व का बात छोड़ के अब जातियों पे राजनीति करते आ रही। इंडिया अलायंस को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ 2 लाइनें कहूंगा। पिछड़ा प्रधानमंत्री कह के नरेंद्र मोदी जी आए, क्या हुआ, एक आयोग बना दिया, वो भी कैसा, दिव्यांग आयोग। माफ करिएगा मैं जोर दे के कह रहा हूं, विकलांग नहीं, मोदी जी का ही सब, दिव्यांग आयोग। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में मानस जी, आपको याद होगा, आपने भी कवर किया, 68,000 और 69,000 बैकवर्ड में जब उसमें भर्तियों में बैकवर्ड को आरक्षण में दिक्कत हुई तो गए उस आयोग में और कहा साहब हमारे साथ अन्याय हुआ। तो उस आयोग ने भी माना कि हाँ अन्याय हुआ, लेकिन उसका कोई भी फैसला नहीं आया, ना उन पिछड़ों के पक्ष में, और सरकार ने तो खैर कान डाल रखा है। मोहन सिंह जी के लिए 2 शब्द, मोहन सिंह माफ करिएगा, मोहन यादव जी के लिए कहूंगा कि अगर आप बने हो तो कुछ कर देना, न पता चला मोदी की तरह ही पिछड़े बने रहो, कुछ कर ही ना पाओ। न मंडल आयोग की सिफारिशें पड़ी, न मंडल आयोग की कोई सिफारिश लागू की, ना ही पिछड़ों के लिए कोई लड़ाई लड़ी। आए तो बड़े जोर शोर से थे, लेकिन किया पिछड़ों के लिए कुछ नहीं। हाँ, इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी और तमाम सारे अलायंस जो पिछड़ों की राजनीति करते आए हैं, जाति जनगणना की पैरोकारी करते आए हैं, उनका जरूर प्रेशर है आज की राजनीति पे। और मुझे लगता है कि आने वाला भारत जो होगा वो न्यायप्रिय भारत बनेगा, क्योंकि जिसकी आबादी है उसको हिस्सेदारी उसकी उतनी मिलती हुई नजर आएगी। इस बात की खुशी। जी मानस जी। जी चलिए आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, जो मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट उसका हो सकता है उत्तर प्रदेश में? जो कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव जी हैं, उनकी समाजवादी पार्टी है, और वहीं उत्तर प्रदेश में मुकाबला करती हुई नजर भी आती है। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी को काउंटर करने के लिए मोहन यादव जी को लाया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैनवास में यादव वोट बैंक की कमी थी। ओबीसी में यादव वर्ग नहीं आता, हालांकि वो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तुलना में कम, लेकिन विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वोट देता है लोकसभा में। राष्ट्रीय मुद्दों पर यादव बीजेपी की तरफ जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि बड़ी मात्रा में यादव कैसे आए। तो अब जैसे मुकाबला होगा, इमेजिन करिए, मनोज यादव जी कहेंगे हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश जी जैसा हो। कौन अखिलेश जी? बोले भूतपूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा, बिहार में गए, बोले हमारा यादव नेता कैसा हो? बोले देखिए डिप्टी सीएम। तब भारतीय जनता पार्टी एक एक्का निकालेगी तुरुप की और कहेगी देखिए हमारा यादव ऐसा है जो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री। लड़ाई ऐसी होगी, मनोज यादव जी के साथ टीवी वाली थोड़ी लड़ाई होगी, वो जनता के बीच में होगी कि भूतपूर्व वाला चाहिए, रिटायर्ड मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, या डिप्टी सीएम, या संपूर्ण ताकत के साथ 160 सीटों वाला यादव मुख्यमंत्री। ये लड़ाई आएगी यादव जी, ये लड़ाई होगी। और आप देखिए, आप टीवी में हंसना बहुत आसान है, लेकिन जब आप जमीन पर आकर के लड़ते हैं बाबूलाल गौड़ भी तो थे ताकतवर।
बाबूलाल बाबूलाल गौड़ थे। गौड़ भी जी, हाँ बहुत ताकतवर थे। आज घर में विधायकी तक न रह गई है, बहुत ताकतवर थे, मैं मालूम है। चलिए। यादव जी इतना तो डेकोरम रखिए, आपके इसमें मैंने हाँ एक नहीं, सांस तक इसीलिए नहीं मैंने ली कहा है। धीरे से बोल दिया, नहीं मैंने नहीं कहा जानकारी नहीं दे नहीं, दूं। बिल्कुल आप बहुत डिसेंट आदमी हैं, लड़ाई हमसे बिल्कुल नहीं लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बोल लेने दीजिए, डेमोक्रेटिक राइट है। समाजवादी पार्टी इतना तो ख्याल रखे कि मुझे लगता है कि नहीं, बोलने बिल्कुल का आप अधिकार, जी, तो बोलने का अधिकार बनाए रखिए। यादव जी के साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध है, हर चैनल में मिल जाते हैं, तो यादव जी रहेंगे मुझे भी बोल ऐसे। लेने दीजिए। जी, तो मेरा कहना यह है कि जब ये लड़ाई लड़ी जाती है जमीन के लेवल पे, आप देखिएगा 2024 का जो जातीय आरक्षण का कार्ड जो विपक्ष लेकर के आ रहा था 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में, उसमें मुंह की उन्हें खानी ही पड़ी है। और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करती है कि इनसे वो मुद्दा छीन लिया जाए जिस मुद्दे के आधार पर ये लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। इंडिया गठबंधन के हाल आप खुद देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग की तारीख पे तारीख तो आती है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी इनकी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। और भारतीय जनता पार्टी जो अपना कैनवास बना रही है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें एसटी भी है, उसमें एसटी भी है। एक खास बात है, चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, लेकिन वो निखालिस आरएसएस का है, यानी हिंदुत्व की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा है। मनोज जी की बात से मैं लॉजिकल बात बता रहा हूं कि हिंदुत्व में ओबीसी भी हो अरे सकता यार, है, एसटी भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, उसका हिंदुत्ववादी विचारधारा होना जरूरी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस कैडर को, आरएसएस कैडर वाले लोगों को ही मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी, सॉरी, मध्य प्रदेश में उतारा है। उम्मीद है कि ये राजस्थान वाले भी होंगे। इनके बारे में मेरे पास अभी डिटेल जानकारी नहीं। चलिए मनोज यादव जी आपसे जवाब जरूर लेंगे, लेकिन कासिम साहब से भी एक कमेंट ले लेते, एक रिएक्शन उनका ले लेते। कासिम साहब, आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मोहन सिंह की भूमिका को, आप कीजिएगा मोहन यादव जी की भूमिका को। मोहन सिंह जी बहुत मनोज बड़े समाजवादी नेता रहे, हम लोग सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए बार बार नाम जबान पे आ रहा है, और बड़े मनोज भाई, मैं सच्चरित्र। सबसे पहले तो ये अनुरोध करूंगा कि चूंकि हम लोग बीच के लोग हैं, आलोक भाई हो या हम हो, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हम जो भी कहेंगे वो दोनों लोगों को कहीं ना कहीं खराब लग सकती है, भाजपा को भी लग सकती है, सपा को भी लग सकती है। तो जो मैं पूरा कर लूं तो उन्हें जो भी बात कहनी हो कहेंगे। अभी आलोक भाई ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उसने एक शब्द छोड़ दिया, उन्होंने परिवार। उन्होंने कहा संघ से जो आता हो, परिवार की बात शुरू की थी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि परिवारवाद जो है भाजपा में नहीं। परिवारवाद भाजपा में है, लेकिन वो संघ परिवार से आया हुआ व्यक्ति होगा, ये परिवारवाद है। उस परिवार से बाहर के व्यक्ति को ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना कोई बड़ा पद, ना अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिवारवाद का ये वो भी परिवार है, लेकिन संघ परिवार। एक कोई वो परिवार नहीं है जो गांधी परिवार, नेहरू परिवार, यादव परिवार और क्या कहते हैं लोहिया परिवार और माया परिवार, इस तरह का परिवार नहीं। दूसरी बात, आपने ये बात जो कही कि उत्तर प्रदेश पे असर हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश को झांसी से लेके इलाहाबाद तक जो बॉर्डर है वो मतलब पूरा मध्य प्रदेश को छूता हुआ है। बुंदेलखंड का ज्यादातर हिस्सा है, इलाहाबाद का हिस्सा। और अब जी, तो और उसमें सोने पे सुहागा ये है कि अकबरपुर के रहने वाले वर्तमान में सुल्तानपुर में रह रहे परिवार से इनकी ससुराली रिश्तेदारी है, वो ससुराल है उनका, दोस्तपुर के पास के वो रहने वाले, अम्बेडकर नगर अकबरपुर के रहने वाले हैं, और सुल्तानपुर में आके रह रहे हैं। क्योंकि मेरा नानियाल है सुल्तानपुर, मेरे पिताजी के ससुराल है, और मोहन जी के खुद की स्वयं की ससुराल है। तो मैं वहीं पे पढ़ा भी हूँ, जहाँ पे जहाँ पे ये रह रहे हैं वहीं बगल में नटोली इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई भी की, तो मुझे उसकी थोड़ा सा ज्यादा जानकारी है। सुल्तानपुर में खुशी की लहर, और ये एक नैसर्गिक है, नेचुरल है हमारे समाज में। सिर्फ समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी अच्छी जगह पे पहुंचता है तो उस समाज में खुशी की लहर होती ही है। और मैं मनोज भाई से माफी के साथ ये बात कहूंगा कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या पार्टी की बात नहीं है। मैंने देखा है कि एक जमाना ऐसा था कि बहुजन समाज पार्टी ने 7 यादव टिकट दे दिए, बसपा ने। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री, बसपा से 7 यादव टिकट, और 7 में 6 जीत गए। डीपी यादव, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, मिससेन यादव, भालचंद यादव, और क्या कहते हैं वो कैलाश नाथ यादव, मतलब 7 में 6 जीत गए, मतलब रिकॉर्ड बन गया। क्या है ये? कि यही है कि जब अपना कोई होता है तो वहां पर अगर पार्टी नहीं देखी जाती, पहले अपने अपने को जिताया जाता है। ये एक मिजाज है, इस मिजाज से कोई इनकार नहीं कर सकता मन से। उसके बाद फिर देखिए, अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में 2 मिसालें देता हूं। 403 विधानसभा में सिर्फ 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई, सिर्फ 3 सीटों पर। सीटें कौन थी? कुंडा, रारी और रसड़ा। कुंडा से रघुराज, और उसके बाद
धनंजय और उसके बाद उमाशंकर सिंह, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र के, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बनने वाले हैं फिर, लेकिन अपने अपने क्षेत्र के चूंकि बड़े यादव क्या कहते हैं क्षत्रिय थे, इसलिए इनको वोट मिला, भाजपा की जमानत जब्त हुई। अभी फिर आप देख लीजिए, इसी में उपचुनाव हुआ, आप लोगों ने लड़ाया मऊ से, क्षत्रिय कैंडिडेट थे और चुनाव जीत गए, जबकि सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई चली आ रही थी और वहां पर हार गई। तो ये कुछ ऐसी सत्यता है कि जिससे आंखों को नहीं चुराया जा सकता। यादव दो कैंडिडेट ऐसे हुए, एक रुदौली विधानसभा है अयोध्या में और एक है जौनपुर सदर। जौनपुर सदर में अरशद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश का नारा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के यादव ने वहां पर अरशद को हरा दिया और यादव जीत गया। उसके बाद रुदौली विधानसभा क्षेत्र में अब्बास अली जदी रुजदी मियां समाजवादी पार्टी के विधायक थे, रामचंद्र यादव भाजपा के कैंडिडेट हुए और उन्होंने रुजदी मियां को चुनाव हरा दिया। यहाँ पर यादव किसके साथ गया, ये बिल्कुल साफ, एकदम साफ, एकदम, चूंकि जो लोग उस बूथ पे रहते हैं। तो ये कहना कि इनका असर जो है, मोहन यादव का असर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी में कह देना है, या इस तरह से कि भाई पार्टी के समर्थक हैं, हम अपने पार्टी के लोग हैं इसलिए कह सकते हैं। लेकिन एक बात मनोज भाई ने भी बिल्कुल सही कही कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पे लाया है विपक्ष। देखिए बात ये होती है कि आप जो पिच तैयार करते हैं, किसी भी टीम का जब आना होता है तो बाद में टीम जब हारने के बाद कहती है कि साहब आपकी पिच थी, आपकी पिच, हमारी पिच पे जब खेलेगा तो हमारा देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ आपकी पिच पे आने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी आपको हरा रही है और भारतीय जनता पार्टी आपको अपनी पिच पे जहां खींच रही है और आप जा रहे हैं वहां हार जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी की पिच पे गए, 2 रुपए गाय गोबर खरीदने की बात उन्होंने की और उस पिच पे नहीं चल पाए, हार गए। और ये भारतीय जनता पार्टी इनकी पिच पे आई बकौल मनोज भाई के, और इन्होंने इस पिच पे भी चुनाव को जीत लिया, मैच को जीत लिया। तो ये साबित करता है कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, डिफेंस भी अच्छा है, फील्डिंग भी अच्छी है। आप कहीं ना कहीं इस मामले में विपक्षी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस हो या दूसरे राज्यों की जो पार्टियां हैं, भाई अभी तो हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की कर रहे हैं ना, हारी तो कांग्रेस है। लेकिन आप देखिए कांग्रेस ने अखिलेश यादव को इतना ज्यादा इरिटेट किया, जिसको दूसरे लोग दूसरे चश्मे से देख रहे थे। और आलोक भाई मेरे साथ तमाम पैनल में रहते हैं, मैं अकेला आदमी हूं, मैं कह रहा था कि कांग्रेस चाहती है कि अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा सीटों पे वहां चुनाव लड़े, क्योंकि अखिलेश यादव ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़के, मध्य प्रदेश का यादव, राजस्थान का जो राव लिखता है यादव, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छी संख्या में वोटर है, उन भाजपा के साथ रहता है। कांग्रेस की रणनीति यह थी कि अगर अखिलेश यहाँ लड़ते हैं तो वो यादव वोट कुछ रोकेंगे और हमारा फायदा होगा। वो अलग बात है कि अखिलेश कामयाब नहीं हुए, कहीं 431, कहीं 516, कहीं 1130, इस तरह से वोट उनको मिले। तो ये एक ऐसी चीज है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले बाबूलाल गौर को बनाया था 1 साल के लिए, उस समय ने आज के समय में अंतर है। वो समय बाद में बाबूलाल गौर शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में रहे, मुख्यमंत्री होते हुए और कैबिनेट मंत्री रहे इनके साथ, एक बार नहीं 2 बार रहे। वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों की पार्टी हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति के अति पिछड़े वर्ग की एक बड़ी पार्टी के रूप में, सीधे जो आया है वोट तो वो सीधे आया है, सीधे नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गठबंधन बनाया। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को भी पकड़ लो, ले आओ, दारा सिंह चौहान को भी ले आओ, पल्लव क्या कहते हैं अनुप्रिया पटेल, तुम भी आ जाओ, संजय वो जो निषाद, तुम भी आ जाओ। तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ा, बिहार में भी छोटी छोटी पार्टियों को उन्होंने अपने साथ किया। उनका इतना बड़ा दिल है, लेकिन उसका फायदा होता कैसे है, फायदा कैसे मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बात अब मैं आता हूँ अपने ओपी सिंह भाई की तरफ, जो ओपी भाई एम वाई वाली बात कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कामयाबी कैसे है और ये नाकाम कैसे है। भारतीय जनता पार्टी को वो तकरीबन 14-13%, 12% टिकट उनके पास बच जाते हैं जो बाकी पार्टियां मुसलमानों को देती, और उन टिकटों की जगह पे वो ओबीसी की अन्य जातियों को, जो मौर्य, कुशवाहा, कोयरी, निषाद, मतलब इस तरह इनकी जातियों को भी वहां समायोजित कर लेती है। ये इनकी वो ताकत है जिसकी वजह से ये दूसरी पार्टियां पिछड़े वर्ग के उन लोगों को अपने साथ टिकट देकर नहीं जोड़ पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब होती है क्योंकि उनके पास सीट ज्यादा होती है देने के लिए पिछड़े वर्ग को। वो अपने सवर्णों को, जो उनका पुराना जो वोट बैंक है, पुराने नेता है, उनको समायोजित करने के बावजूद अब पिछड़ी जात के भी लोगों को टिकट देने में इसीलिए कामयाब है कि उनको उस एम को टिकट नहीं देना है जो इनको देना है, जो इनकी मजबूरी है। और वजह क्या है, इनकी मजबूरी इसलिए है
कि वही इनकी ताकत है। अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 35% वोट पाते हैं तो उसमें 19% वोट उन्हीं का होता है। ऐसे में आधा और से ज्यादा जिसका वोट होगा उसको टिकट देना तो मजबूरी बनी जाती है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो मेरा मानना है कि मोहन यादव की ताजपोशी मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ हद तक बिहार में अभी उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां सरकार में लालू हैं, नीतीश हैं, और वहां के पिछड़ों में, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। वहां आज तक आप देखिए ना, कर्पूरी ठाकुर से लेके अब तक वहां पिछड़ों ने अपना एक वर्चस्व बना के रखा है, जो उत्तर प्रदेश में किसी भी कारणवश हो उस तरह से नहीं बन पाया है, और उसमें बंटवारा बहुत ज्यादा है। मानस भाई जी, चलिए ओपी सिंह साहब के पास चलते हैं। हम लोग डिबेट का दूसरा राउंड शुरू करते हैं। अब कुछ आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। देखिए कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो जो यादव बेल्ट मानी जाती, मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये करीब 29 सीटें होती। 2022 में 18 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। एक उनके सहयोगी दल सोनेलाल पटेल की पार्टी ने एक सीट जीती थी। 10 सीटें ही मिली समाजवादी पार्टी को। तो ये माना गया कि यादव वोट बैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ। लेकिन 2012 की अगर हम बात करें, देखिए 2012 में 29 में से 25 सीटें, इन्हीं 29 में से 25 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। इन्हीं यादव बाहुल जहां मतदाता ज्यादा हैं। लेकिन 2017 में आप देखिए तो फिर आंकड़ा पलट जाता है। 29 में से फिर 23 सीटें जीत जाती समाजवादी पार्टी को, फिर 6 सीटें मिलती हैं। तो इन जो आंकड़ों को अगर हम अध्ययन करते हैं, इनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, तो इन यादव बाहुल्य सीटों पर मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है, ओपी सिंह साहब। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कि आपके पास यादव वोट बैंक नहीं है या बिल्कुल एकदम यादव वोट बैंक से खाली है। तो क्या ये माना जाए जो बची कुछ सीटें हैं उनको भी जीतने के लिए आप एक यादव चेहरे को लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में, इन सीटों पर आप फोकस कराएंगे? क्योंकि जो आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है कि 2022 में 18 सीटें, फिर 17 में 29 सीटें थी, जी हाँ, और 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा था। तो क्या आपकी रणनीति क्या इन्हीं इलाकों में आप मूवमेंट रखेंगे मोहन यादव जी का, यहाँ पर यादव वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए आप उनका इस्तेमाल करेंगे? महाराज जी, मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो हमने मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम चेहरे का फोकस हमने नहीं किया था। हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं था। हम जो है केवल लोकप्रिय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, पहले तो ये जान लीजिए कि तीनों प्रदेशों का चुनाव हुआ, तब मोहन यादव का नाम दूर दूर तक नहीं था। छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ तो वहां पर विष्णुदेव साय का दूर दूर तक नाम नहीं हुआ, या जिन प्रदेशों में हुआ। मेरा यह कहना है कि बड़ी एक डिबेट का विषय बड़ा तेज चल रहा है। जब देखिए डिबेट चलता है ओबीसी, जाति जनगणना। खैर जाति जनगणना तो ये 3 विधानसभा चुनाव आया, उसमें इंडिया गठबंधन, तथाकथित इंडिया गठबंधन, जो मौलिक रूप से कहीं है ही नहीं है, इन्होंने लाने का प्रयास है। देखिए जनता सब कुछ जानती है। पहली चीज तो मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूँ। महाराज जी ये बताइए, 2014 हम चुनाव जीते, 2017 जीते, 19 जीते, 22 जीते, मतलब 2 विधानसभा 2 लोकसभा, और दोनों चारों चुनावों में हर चुनाव से ज्यादा हमको सीटें मिली है। ये बात और है कि 2014 में जहां लोकसभा में हमको 73 सीटें मिली थी, वही 2019 में हमको 64 सीटें मिली। लेकिन आप ये देखिए कि 80 में 73 सीट तक तो हम गए ही हैं, और हमारे साथ वो भी मैदान में है जो 80 में 3 है और 80 में 1 है। और आप तरह तरह की बातें जनता के बीच में, एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं मानस जी। देखिए विश्वास कैसे जनता की किसके प्रति होती है। जब ये तीनों प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो इंडिया गठबंधन, खास तौर से कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जनता के बीच में गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया देती है, हम 72,000 रुपया देंगे। मतलब 6,000 हम साल भर में दे रहे हैं, कांग्रेस कितना दे रही है? 6,000 प्रति मंथ, मतलब 72,000 रुपया सालाना। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो 6,000 देते हैं पूरे देश में 6,000 किसानों को देते, अब भी देंगे तब भी देंगे। दूसरा,
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गरीब व्यक्ति के लिए हम 5 लाख रुपया हम आपके स्वास्थ्य बीमा के रूप में दे रहे हैं, देंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं भाई 5 लाख नहीं, हम 50 लाख रुपया देंगे। एक तरफ 6,000 की जगह 72,000, एक तरफ 5 लाख की जगह 50 लाख। जनता ने किसके ऊपर विश्वास किया? 5 लाख और 6,000 वाले पर कि 50 लाख और 72,000 वाले पर? दूसरी बात, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाकर के चुन चुन के उन 70 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लड़े जो यादव बाहुल्य, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, और ओबीसी बाहुल्य रहा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में जाकर के उन 70 सीटों पर चुनाव लड़े जहां यादव मतदाता ज्यादा थे और ओबीसी मतदाता ज्यादा थे। लेकिन मानस जी, मध्य प्रदेश की जनता ने जमानतें जब्त कर दी। वही हालत बहन जी की भी हुई, राजस्थान से लेकर के सारे प्रदेशों में वही हालत। सवाल इस बात का है कि आज आप हमको धन्यवाद दे रहे हैं मनोज जी, चलिए धन्यवाद, कम से कम आप साय की जगह साहू बोल रहे थे तो हमने आपको सुधारा। हमने सोचा कहीं मनोज जी जो है इंडिया गठबंधन के जो है धीरज प्रसाद साहू को तो नहीं याद कर रहे हैं, जहां 350 करोड़ रुपया कैश निकल चुका है। इधर वोटों की गिनती हो रही है, उधर नोटों की गिनती हो रही है। देखिए क्या संयोग है, ये है देश कि एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद के यहाँ नोटों की गिनती हो रही है और एक तरफ इस लोकतांत्रिक देश में वोटों की गिनती। तो जनता जानती है। अब आप कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा तो नहीं, यादव बेल्ट में मोहन यादव जी को ले आएंगे। अरे भाई, मोहन यादव जी हो चाहे कोई भी हो, हमारे आदिवासी नेता हो, मोहन यादव जी हो चाहे दलित नेता, हमारे नेता कहीं भी किसी प्रकार के किसी नेता के प्रतिबंधित नहीं। हमारे एक साथी ने कहा कि परिवारवाद हमारे यहाँ भी है। बहुत अच्छी बात कहा है, संघ परिवार, ठीक है, हमें गर्व है कि हम संघ परिवार से आते हैं, उस परिवार से आते हैं जहां समाज और देश की सेवा करने का हक हमें मिलता है। हम उस परिवार से नहीं आते जिस परिवार को कोई सैफई कुनबा कहता है। क्या कहता है? सैफई कुनबा। कौन कौन नेता है समाजवादी पार्टी में? अरे भाई, वही अखिलेश यादव, शिव गोपाल यादव, राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र यादव। हम सैफई कुनबा नहीं है। अगर आपने हमारे ऊपर हमको कहा है कि संघ परिवार से आए हैं, तो संघ परिवार से तो मोदी जी भी है और ओबीसी भी मोदी जी है, दोनों हैं। संघ परिवार से भी है। और आपको बता दूं, बहुत डार्क में मत रहिएगा, ये विष्णुदेव साय जो हुए हैं ना, ये भी संघ परिवार की सेवा करके आ चुके हैं राजनीति में। हमारे यहाँ संघ परिवार में सेवा करके राजनीति में आए। सुन लीजिए और सुनिए, मोहन यादव की ससुर, अरे सुनो भाई, मोहन यादव की ससुराल तक आपने बता दिया कि सुल्तानपुर में है। और बड़ा ताज्जुब की बात यह हुआ कि आपने जौनपुर के भी विधानसभाओं के बारे में बताया, जहां मैं 36 साल ब्यूरो चीफ रहा हूं, पत्रकार रहा हूं, और आज भी जौनपुर में बैठ करके डिबेट कर रहा हूं, जहां आप बता रहे हैं कि जमानतें जब्त हो गई। आपने यही बताया कि मल्ली में। अरे सुनो यार, सुनो, आपके बीच में नहीं बोलते, आप सुनो। नहीं, पहले आपने कहा ना, मैंने बताया जमानत किसकी, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। नहीं, आपने बताया था कि मल्ली में जमानत जब्त हो गई, कुंडा में जमानत जब्त हो गई, मल्ली की बात नहीं है, बलिया में उमा शंकर के सामने जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जब्त वाली पार्टी नहीं है। 403 में 3 सुनो यार, बोलो मत। या तो सीना ठोक के जीतेगी, और अगर कहीं हम पीछे भी रहेंगे तो उसमें भी इज्जत से रहेंगे, उसमें भी हम इज्जत से रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि जमानतें जब्त हो जाए। जमानत जब्त वालों से पूछिए जिनके पास पूरे 80 उत्तर प्रदेश में 1 सीट है और 3 सीटें हैं, उनसे पूछिए कहाँ कहाँ जमानतें जब्त हुई। और उनसे पूछिए कि जिनको बड़े नाज थे किस पर, आजमगढ़, रामपुर, कन्नौज, बदायूं, कहाँ कहाँ नाज था।
क्या कहते थे? समाजवादी पार्टी का गढ़ है। कांग्रेस क्या कहती थी? अरे भैया छोड़ो, मेरा कहीं गढ़ नहीं है, लेकिन पुश्तैनी 2 गढ़ तो है, एक रायबरेली, एक अमेठी। छोड़ के चले गए वायनाड। जो आदमी अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, जो अपने क्षेत्र के लोगों को आवास नहीं दे पाया, छत नहीं दे पाया, तो उसको तो छोड़ के भागना पड़ेगा ना। ये जनता। अब एक बात कह के मैं बात समाप्त करता हूं। मानस जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जाति जनगणना, पहली चीज तो राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, यह केंद्र सरकार को ही प्राप्त है जाति जनगणना। हाँ, राज्यों को अधिकार है सर्वे कराने का। नीतीश जी ने जाति जनगणना नहीं कराई, जाति सर्वे कराया। कितने दिन में कराया? 40 दिन में। 40 दिन में। मैं मनोज यादव से पूछना चाहता हूं, आज आप ओबीसी की और जाति जनगणना की मेरे भाई बात कर रहे हो, मुद्दा लेकर के आए हो, जिस मुद्दे पर हार गए। 4 बार सरकार तो थी, अभी जो है जाति सर्वे नीतीश कुमार की तरह कर लेते, तब ठोक के कहते देखो एक ओबीसी बेटा, एक ओबीसी परिवार, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार थी। और सुनो, जिनकी गलबैया डाल के घूम रहे हो ना, इंडिया गठबंधन 2011 में कई 100 करोड़ रुपया खर्च करके जाति जनगणना केंद्र सरकार ने कराई थी, और हिम्मत नहीं हुई। आप मनोज यादव, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि बोलो कि जब 2011 में जाति जनगणना कराए थे तो 2014 तक क्यों गद्दे के नीचे दबा के बैठे थे? क्यों नहीं हिम्मत थी पड़ी कि उस जाति जनगणना की रिपोर्ट को देश के सामने ला सके? ये दोनों ही बातें नहीं चलेगी। ये जो आप डंका पीटते हो ना जाति जनगणना, अरे ओबीसी को जिसके साथ तुम चल रहे हो इंडिया गठबंधन में, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा हमने दिया। और आज मनोज यादव जी, मैं खुले बात कर रहा हूं, ओबीसी आपसे डरा हुआ है, आपके साथ नहीं है। क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो आपने अत्याचार किया और ओबीसी के नाम पर उनके सारे हक को एक जात को दे दिया, और एक जात को नहीं दिया, एक क्षेत्र को दे दिया। पूर्वांचल के लोगों के हक को मार के आपने दे दिया जो है सर भाई, उधर मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज, वो सब सारी चीजें जनता भूली नहीं है। इसलिए आप चाहे जितना दलित कार्ड खेलो, जितना ओबीसी कार्ड खेलो, जितना जाति जनगणना का कार्ड खेलो, 3 बचे हो, 3 बचे हो, 3 बचा लो, और इंडिया गठबंधन से कह दो कि पुश्तैनी सीटें रायबरेली बची है, भगवान करे 2024 में उसको भी बचा लो, लेकिन बचने वाली नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2000 जो है 19 में जो 14 सीटें हमारे हैं, हमारा हिट उस 14 पर है। जो 80 की बात करते हैं ना, 14 वही सीटें। आप कितने पर बात करोगे? 3 निकाल दो, 3 निकाल दो, 77 पर आपको हिट करना पड़ेगा। 80 में 77, हमको 14, और जो आपका इंडिया गठबंधन है उसको 79 सीट पर जो है मेहनत करनी पड़ेगी। इस अंतर को देख लो और आप अपना आत्ममंथन कर लो कि ये एमवाई एक चुनाव में पीडीए क्या हुआ, एमवाई अब क्या हो गया, विस्तार कर दिया। बोले यादव मुसलमान से नहीं चलेगा, अब पीडीए चलेगा, पिछड़ा दलित और मुसलमान चलेगा। आइए 2024 में स्वागत है आपका। जवाब तो ये नारा को कोई मुद्दा नहीं, महाराज जी, कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा क्या है? देखिए, पहले मशीन बंद तो हो, बचाने के लिए मशीन फेल हो चुकी है ना पूरी तरीके से, अब बंद नहीं हो। 35 साल दैनिक जागरण ने पता नहीं कैसे झेला होगा। नोट गिनते हम तो ये सोचते हैं, अब आप चुप करा लीजिए, मैंने सब्र होकर सुना। मनोज यादव जी मनोज भाई, आप एक सेकंड लिए रोकूंगा, खाली मैं बता दूं कि बता दीजिए मल्लमनी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 18,319 वोट मिले थे, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 97,357 वोट मिले थे। उनकी जमानत जब्त हो गई। जी, चलिए, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मलनी में 32,000 वोटें मिली है। 18,000 इलेक्शन कमीशन खोल लीजिए।
चलिए इलेक्शन कमीशन खोज के बैठो आप, 3 तो खोज ठीक के है, बैठो, रखिए वही कुंडा रखिए और रखिए रखिए। अरे बैठिए बलिया बैठिए, को। आप बैठ जाइए, हाँ आप बैठ मनोज भाई जाइए। बोलो, ओपी सिंह, आप बहुत ओपी सिंह अच्छा हाँ हो बोलते गए। हैं। हाँ मनोज हम भाई अच्छा आप बोलो, बोलते हैं। बहुत अच्छा बोलते लेकिन हो। मैं ये सोच आप रहा बोलो। था 35 साल कैसे वो पेपर वाला झेला होगा आपको। हम लोग तो अरे इतनी देर नहीं झेल पा रहे हैं। जैसे 4 बार हाँ, समाजवादी पार्टी को झेला जनता ने, अब वैसे मैं 35 उम्मीद साल करूंगा झेले। मानस जी कि मैंने बड़े सब्र के साथ सुना, और आप मेरा नेचर और सिग्नेचर दोनों जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलिए बर्दाश्त बोलिए कर नहीं बोलिए पाता हूं। बोलिए। लेकिन आप मुझे विदाउट इंटरप्ट बोलने देंगे, जैसे मैंने विदाउट इंटरप्ट इनको बोलने दिया है। अगर बीच में बोले तो यार प्यार ट्यार जितना कुछ अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय के लिए बोला, मैं इससे भी तगड़ा बोलना आता है मुझे, मैं रेल भी दूंगा, इसीलिए नहीं, अनुरोध देखो करूंगा नहीं बोलने समाजवादी दूं। पार्टी के धमकी से कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि ये पार्टी, भाई थोड़ा सा बच के रहो, ये थोड़ा सा चलिए, अब मैं माफिया आप दोनों को गुंडों वाली निवेदन कर रहा पार्टी हूँ है। कि अगर माता की अगर कालिका स्टूडियो में मैं होते नहीं बोलूंगा तब मनोज जी, बताते। आप बोलिए बोलिए, आप चलिए, विश्वास स्टूडियो में बोलिए। है नहीं तो हमारी आवाज से आप नहीं दबेंगे। हाँ, जी मनोज, आप बीच मैं में ना मेरे बोलिएगा। भाई नहीं बोलूंगा, आप बोलो। अरे इनको समझाओ, इनको कोई लगता है दिक्कत, ये कम है। हाँ चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं ये बात कह रहा था कि जो बातें मैंने जिस तरीके से कही और जो भी विश्लेषण किया है वो विश्लेषण हमारा अपना है। बड़ी बातें कही गई, इंडिया गठबंधन खुश हो गया। इंडिया गठबंधन ने सिर्फ एक चुनाव लड़ा है, बस सिर्फ एक, और उस सीट का नाम है घोसी। आज तक इंडिया गठबंधन ने दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ा। अगर ये मेरी बात गलत हो तो इस पैनल में बैठे सभी बुद्धिजीवी मुझे बात का जवाब दे सकते हैं। और जहां लड़ा इंडिया गठबंधन ने, वहां बीजेपी की हमने क्या हैसियत उसको बता दी, ये बात आप सबको पता है। और गठबंधन बनाम गठबंधन चुनाव हुआ था, वहां पे कोई बीजेपी नहीं थी अपने दम पे, वहां गठबंधन था। समाजवादी पार्टी का अलायंस था और इंडिया अलायंस के भी लोग उन्होंने हमको समर्थन दिया था, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम सारे दलों ने हमको समर्थन पत्र दिया था। इनकी तरफ से, इनके गठबंधन के थे, राजभर चच्चा थे, चौहान साहब थे, फलाने साहब, धमाके साहब, सारे लोग इनके भी थे, अनुप्रिया जी थी और निषाद जी थे, सभी लोग थे। वहां हमने क्या किया, इनको बुरी तरीके से लगभग 50,000 वोट के करीब से हमने हराया इनको। अभी तक इंडिया अलायंस का कोई लिटमस टेस्ट दूसरा नहीं हुआ है, और मैं दम भर के इस बात को कर रहा हूं, हैसियत बता देंगे, आने दीजिए चुनाव। अभी तो हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि खुमार है, बुखार है, और अभी मोदी जी का उधार भी है उत्तर प्रदेश की जनता को और बताने का और समझाने का। इन सब का हिसाब इंडिया अलायंस करने वाला है। आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो वो लोग हैं, आज मोहन यादव बने हैं, बस मुख्यमंत्री चुनाव हो जाएगा, पिछवाड़े पे लाग पड़ेगा। मैं इस शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कई स्टेटों में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, या कोई अन्य स्टेट हो, त्रिपुरा हो, जहां जब जिसकी जरूरत खत्म हो जाती है बीजेपी लात मार के बाहर कर देती है और उसका इस्तेमाल, मतलब कहती है जैसे जोक नहीं होती खून चूस के अलग हो जाती, ठीक वैसी एक बीमारी है बीजेपी, सिर्फ दिखाने और बताने का काम करती है। आप बिल्कुल इस तरह बोल सकते हैं, क्योंकि आपको राइट है बोलने का, आपकी सत्ता है, तो आप इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस देश में अगर पिछड़ों को किसी ने अधिकार दिया तो वीपी सिंह जी ने दिया था। दबाव किसका था? इस देश के पिछड़ों का था। और ये बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साहब बड़ी बातें कर गए जब इस देश में 90s के दशक में, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय मेरी बात को राइट और रॉन्ग करेंगे, जब इस देश में पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई शुरू हुई, मंडल आयोग की सिफारिश से आदरणीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के द्वारा जब लागू की गई, तो उसके विरोध में क्या हुआ? किसने विरोध किया? किस विचारधारा ने उनके समर्थन को वापस ले लिया? और समर्थन वापस लेके क्या शुरू किया? कमंडल, मंडल को कुचलने के लिए कमंडल का इस्तेमाल भाजपा ने किया। अरे तुमको वोट तो पिछड़ा दे देता है, लेकिन तुम पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं दे पाए आज तक। ये बात समाजवादी पार्टी का ऑन एयर स्पोक्स पर्सन आपसे कह रहा है, और अगर मेरी बात गलत हो तो एफआईआर करा देना। आपने सिर्फ पिछड़ों के अधिकार को लगातार काटा। एक मुख्यमंत्री बना देने से नहीं पिछड़ों के अधिकार मिल जाएंगे। पिछड़ों की आबादी अगर बिहार को ही हम लेके चलते हैं, अभी तक तुम लोग क्या कहते थे 52% है आबादी, बिहार को ले लें तो 63% आ रहा है, जिसमें से पिछड़ा मुसलमान भी जुड़ा हुआ है। और अगर टोटल देश की बात होगी तो ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि तमाम सारे स्टेटों में संख्या इससे भी ज्यादा बड़ी है। बिहार की बात हम सिर्फ नहीं करेंगे। लेकिन इस देश में ना तो शैक्षणिक आरक्षण बीजेपी ने दिया, ना तो नौकरी में आरक्षण दिया पिछड़ों को,
ना तो राजनीति में आरक्षण दिया पिछड़ों को, अगर किसी ने दिया तो वो समाजवादी पार्टी, समाजवादियों ने और कांग्रेस ने दिया। इस बात को कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जब कोई आरक्षण मिलता है तो भीख नहीं होती है, वो एम्पावर करने का, उस वर्ग को एम्पावर करने का एक तरीका है, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो चाहे प्राइवेट की नौकरियां हो या राजनीति में प्रतिभागिता हो, तब जाके होता है। इस वजह से मैं कहना चाहता हूं, आप कह सकते हैं बातें अपनी, गुणगान कर सकते हैं, पिछड़ा प्रधानमंत्री आया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं पिछड़ों का बेटा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पवित्र ग्रंथ अगर इस 63% आबादी का कोई है तो मंडल आयोग की सिफारिशें हैं, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारे ऐसे बिंदु शेष हैं मानस जी, जिससे कि एम्पायर किया जा सकता है पिछड़ों को। गरीब जो है, किसान है, मजदूर और नौजवान है, महिलाएं, मोदी जी ने कहा ना मैं 4 जातियों को जानता हूं, उन 4 जातियों में सबसे अधिक अगर किसी की संख्या है तो पिछड़ों की है। क्या किया आपने एम्पावर करने के लिए? 5 किलो राशन, 1 शौचालय, ये एम्पावर करने की उनको आप स्कीम लेके आए हो। और अगड़ों के लिए क्या किया आपने? इस पैनल में बैठे सभी लोग हो सकता है अगड़े हों, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं विरोधी नहीं हूं अगड़ों का, चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे, रिश्ते के तौर पे भी बड़ा नजदीक हूं अगड़ों के, तो वो बात कभी और बता दूंगा आपको। मैं किसी भी जाति का, धर्म का विरोधी नहीं हूं, किसी भी जाति धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो कमजोर है, जो दबा है, जो कुचला है, वो निश्चित तौर पे उसको उसका अधिकार मिलेगा, तभी वो देश आगे बढ़ सकता। अमेरिका का उदाहरण देके मानस जी कह रहा हूं, जब काले गोरे का भेद था और कालों पे अत्याचार उस देश ने किया तो वो देश नहीं बड़ा हो पाया, ताकतवर नहीं बन पाया। जब उसने उस भेद को मिटाया और सारे देश, दुनिया के देशों के लोगों को अपने यहां ताकत देके बुलाया और बैठाया और काम दिया, तब क्या हुआ? तब अमेरिका एक महाशक्ति बन पाया। हो सकता है लड़ाई अभी भी हो बहुत छोटे अनुपात पे, लेकिन ज्यादातर अनुपात पे उस चीज को खत्म किया गया। ऊंच नीच हमने नहीं बनाई, समाजवादियों ने ऊंच नीच नहीं बनाया, जिसने बनाया उससे पूछे हमारे मित्र सवाल, जो हमारे मित्र लोग इस डिबेट में बैठे हैं। हमने नहीं किसी एक जात से कहा कि तुम मरे हुए जानवर की खाल निकालना तुम्हारा काम यह है। हमने नहीं निर्धारित किया कि तुम सिर्फ पूजा पाठ करोगे, हवन सामग्री जलवाओगे। हमने नहीं निर्धारित किया कि तुम सिर्फ सोनारी का काम करोगे। ये उन लोगों ने निर्धारित किया मानस जी जो इस देश को हजारों साल तक चला रहे थे। उनसे सवाल पूछो ना, हमसे क्यों? हम तो कहते हैं समानता की बात। आप सफाई परिवार पे चले आते हो, धन्यवाद आपका। जो व्यक्ति परिवार का विरोध करता है, मैं उसके लिए हाथ उठा के दुआ पढ़ता हूं और हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनको परिवार से मुक्त कर दे। क्योंकि इस देश की सबसे सकारात्मक इकाई को मैं टीवी पे देखता हूं कि गाली मिलती है। परिवार, अरे जो परिवार का विरोध करे मोदी और योगी हो जाए, एक अपनी पत्नी को छोड़ दे, एक अपना घर छोड़ दे। अगर परिवार इतनी ही जहर है इस देश में, हर व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये बीजेपी के लोग ऐसे हैं कि इस देश की सत्यता को और सूरज जैसे पवित्र चीज को ये गंदा कहते हैं, क्योंकि ये बेशर्मी भरी राजनीति करना पसंद करते हैं। मैं नहीं ऐसी राजनीति को कहता हूं। सत्ता में कितने दिन रहोगे? कितने दिन? अगर बहुत हिम्मत कर गए, बहुत अगर जनता ने साथ दे दिया, 5 साल और 10 साल और, इसके बाद क्या होगा? इतना याद रखना, जितना बड़ा अत्याचार होगा इस देश में, क्रांति उतनी बड़ी होगी। और याद रखिएगा, अंतिम बात 10 सेकंड में कह दे रहा हूं कि आपने जिस तरह की बातें एक परिवार को कही, लोगों को कही, पार्टियों को कही, हम जनता के बीच में जाते हैं चुनाव लड़ने, हम किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं कहते हैं। जनता के बीच में हमारी पार्टी जाती है, हमारे नेता जाते हैं, हमारी विचारधारा जनता चुनती है तो ठीक, नहीं चुनती तो हम विपक्ष में बैठे। इसमें किस बात का दर्द है भाई? तुम 5 किलो राशन पिछड़ों को देके उनको एम्पावरमेंट कर रहे हो। शर्म नहीं आती है कि क्या कर रहे हो आप लोग इस देश के साथ? हाँ, हो सकता है अफीम का नशा ज्यादा दे दिया है। जनता जिस दिन जागेगी, सवाल पूछेगी। एक बात याद रखिएगा, जब अत्याचार हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन भी हुआ है, बुरी तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। समय खत्म हो चुका है, दोनों हमारे साथी भी एक जवाब देना बाकी रह गया। मुझे दूसरी डिबेट पे जुड़ना है अमिताभ जी के साथ, इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। थैंक यू। आलोक पांडे जी, आपका लास्ट कमेंट, और कासिम साहब आपका भी। आलोक पांडे जी पहले आप। जी, अब मनोज जी चले गए, नहीं तो साथ रहते तो ज्यादा अच्छा रहता जवाब। जिन्होंने इतना लंबे चौड़ी बात की मनोज यादव जी ने, ठीक है, ये बातें तब सही होती है जब लोकतंत्र में जनता आपको वोट दे। ये बातें सिर्फ जबानी जबा खर्च हैं। जनता परिवारवाद से त्रस्त है, जो परिवार की बात कर रहे थे। राजनीति में परिवारवाद नहीं चलता। अगर आप चलाएंगे तो जितने समय तक चल गया, उसके बाद जनता स्वीकार नहीं करती है।
जब आप एक परिवार में, मुलायम सिंह यादव जी इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, आज उनकी प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या है, ये मुख्यमंत्री की सैलरी से आई है, या ये कोई इंडस्ट्रीज थे। लालू यादव की क्या हैसियत थी राजनीति में आने के पहले? आज लालू यादव का परिवार कितने हजार करोड़ रुपए का मालिक है, उस पर कितनी कार्रवाई चल रही है। देश की जनता गरीब है, गरीबों की राजनीति करने वाला अमीर हो गया, पैसे वाला 300-300 करोड़ 500-500 करोड़ घर में निकलते हैं। बिहार और झारखंड में या उड़ीसा में जहां खाने का लालच पड़ता हो, अगर राजनेता ऐसे हैं तो जनता उनको दंडित करेगी। भारतीय जनता पार्टी को कोसने मात्र से, माफ कीजिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर आप एक पार्टी को केवल कोसते हैं, एक उनके नेता को, सर्वोच्च त्याग को आप व्यंग करते हैं और फिर डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि आपको सुनने की आपके अंदर हैसियत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले समय में और नुकसान उठाना पड़ेगा। आप जाति राजनीति खेलते हैं, आप परिवार की राजनीति खेलते हैं। बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आप सामाजिक कार्य के लिए अपने परिवार का त्याग करके अगर आप किसी उस समाज सेवा में या आते हैं आप लोगों की भलाई के लिए, तो यह बहुत बड़ी बात है। समस्या तो यही है कि लोग अपने परिवार के मोह से ऐसा बंधे हुए हैं कि अनाप शनाप उल्टे सीधे उलझुल काम करने से भी नहीं चूकते हो। तो ऐसे में अटल जी का भी एग्जाम्पल हम लोग के सामने है कि बहुत कम लोगों में ऐसी ताकत होती है जो सामाजिक कार्यों के लिए अपने परिवार का त्याग करे। उसके बाद आलोचना तो देखिए होती रहती है, इस पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिवार को लेकर के लोग राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, हालांकि मैं इसे बहुत निचले स्तर का मानता हूं, बड़ा कंडम करता हूं। परिवार किसी का व्यक्तिगत मसला है, राजनीति में इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि हम कम से कम एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में ना जाएं। चलिए कासिम साहब, आपसे भी एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। अब तो मनोज भाई चले गए, क्या बताऊं। वीपी सिंह का उन्होंने जिक्र किया था, और वीपी सिंह वो शख्स हैं जिनकी तारीफ करके मनोज जी गए हैं, लेकिन वीपी सिंह को सत्ता से बाहर करने में और वीपी सिंह की पार्टी तोड़ने में और उसके बाद वीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जनता दल को 89 सीट और मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर के साथ वीपी सिंह को छोड़ के चले गए, सजपा के निशान पड़े, उनको 27 सीटें मिली। और उसके बाद वीपी सिंह किडनी की अपनी उससे मुंबई की भूख हड़ताल उनकी जो है, उसके बाद उनका निधन हो जाना, वीपी सिंह की याद में एक अस्पताल भी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह न दे पाए, न अखिलेश यादव दे पाए। और तेलंगाना जब वहां पर आपके जो स्टालिन ने अपने यहाँ तमिलनाडु में वीपी सिंह की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई, तो अखिलेश यादव वहां उस प्रतिमा के सामने फोटो खिंचाने पहुंच गए। तो ये कहना बहुत आसान है कि किस आदमी ने क्या किया। देने वालों में बात, सवर्णों की बात लोग करते हैं, वीपी सिंह ने मंडल दिया और उसके बाद अर्जुन सिंह ने शिक्षा में दे दी आरक्षण। तो ये भी तो दो क्षत्रिय है ना देने वाले, कोई तीसरा तो था नहीं। तो ये एक अलग बात होती है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इसीलिए मैं मानस जी बहुत माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा, चूंकि हम और आलोक जी प्रवक्ताओं के बीच की आदि नहीं है, और प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, उनका धर्म है कि उनकी पार्टी सही गलत कुछ भी अगर है तो उस पर उनको बोले। और उस डिबेट में हम लोग उसमें मतलब सेट नहीं हो पाते हैं। वजह ये है कि जैसे हमने कहा मल्लनी, तो मैं जिम्मेदारी से मैंने कहा मल्लनी पे आपको तो इतने वोट मिले, मतलब ये नहीं कि मैं कोई मजाक उड़ाने बैठा हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है उसके लिए दिक्कतें हैं, तो दिक्कतें हैं। वो भारतीय जनता, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने को उनका चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ा था, तब यादव आपको उस रेशियो में नहीं था। समझ, कांग्रेस को भी यादव मिल रहा था, आपको भी मिल रहा था। अब आज के बाद मध्य प्रदेश में यादव आपने इंटैक्ट कर लिया, अब कांग्रेस उसमें से फूटी कौड़ी नहीं पाएगी जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई और बिहार में आई। और इस बॉर्डर के हिस्से में आप यादव वोट आसानी से ले सकते हैं, ये सच्चाई है राजनीति की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ओपी भाई अगर कहीं बुरा लगा होगा तो मुझे माफ कीजिएगा, धन्यवाद। चलिए कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, ओपी सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मनोज यादव जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि बहुत दूर की कौड़ी खेली है भारतीय जनता पार्टी ने। आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर मिशन 80 की बात करें तो बेहद जरूरी हो जाता है कि यादव बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी एक शानदार प्रदर्शन करे, क्योंकि अखिलेश यादव उनके सामने इंडिया गठबंधन के सारे एक दीवार बन के खड़े हो। ऐसे में मोहन यादव जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। चलिए आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।